रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट से ईटी पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को अर्थक्वेक का एक लेक्चर लेकर आया हूँ, एक जो नेक्स्ट चैप्टर है आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन, जो इसकी हिंदी होती है वास्तुकलात्मक दृष्टिकोण। जो भी हमारी बिल्डिंग होती है उसे वास्तुकलात्मक दृष्टिकोण से ही बनाना चाहिए। कोई एक अच्छा आर्किटेक्चरल इंजीनियर को ढूंढ कर लाना चाहिए और उसी के डिज़ाइन पे बनाना चाहिए। यही नहीं कि आप कभी मेसन हेड मेसन जो राजमिस्त्री होते हैं उसके आधार पे बना दे, तो वो कुछ नहीं जानते। एक अच्छा आर्किटेक्चरल आएगा तो वो बताएगा कि इस बिल्डिंग की जो अर्थक्वेक क्षमता उसके बियर करने की है वो कितनी है और कितना इसमें कास्ट लगाएंगे कि एक इकोनॉमिकल कास्ट में अच्छा बिल्डिंग बन सकता है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा इसे समझ लेते हैं, जो बार बार बीटीई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अर्थक्वेक से। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंग का आकार होता है वो कैसे रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बहुत ऊंची इमारत। क्या बहुत ऊंची इमारत आप रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो बहुत ऊंची इमारत होती है जब अर्थ क्रिस्ट पे जब वाइब्रेट उत्पन्न होती है, जब दोलन होता है तो इनमें वाइब्रेट उत्पन्न हो जाती है पूरी ऊपरी मंजिल तक। तो क्या होता है, इसके बकल करने के चांस ज़्यादा होते हैं, गिरने के चांस ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम बहुत ऊंची इमारत नहीं बनाएंगे। क्या बहुत लंबी इमारत बनाएंगे? ये भी नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी इमारत भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई जब कम रहती है और इसकी लंबाई जब अधिक होती है तो जो चौड़ाई होती है उसके 19 इसके टूटने के जो इसमें कॉलम लगे होते हैं, जो इसमें बीम लगी होती है, उसमें दरारें पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। क्या बहुत अधिक की क्षेत्रफल वाली बना देंगे? नहीं, ये भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई जब अधिक हो जाएगी तो अर्थ क्रिस्ट पे क्या है, जो उसके संपर्क तल है उसी पे तो कंपन हो रहा है, जो उसकी ऊपरी लेयर है वही तो मूव कर रही है। तो इससे हमारी जो बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी हुई है उस पर ज़्यादा भूकंप लगेंगे, तो इसके आधार पे इसमें भी क्षति ज़्यादा होगी। सो इसलिए हम बहुत अधिक क्षेत्रफल की इमारत भी नहीं बनाएंगे। तो हम कैसा बनाएंगे? तो हम ऐसा बनाएंगे कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक रेशियो होगा, उसमें हम बनाएंगे। ये रेशियो आपको नहीं दिया है कि कितना रेशियो रहेगा, क्योंकि वो क्या एक आर्किटेक्चर का स्पेशल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं शेप ऑफ बिल्डिंग कैसी रहती है। जो हमारी बिल्डिंग की साइज रहती है वो कैसा लेते हैं? ये तो आकार था, अब साइज कैसा लेते हैं? तो हमेशा हम जो साइज लेते हैं वो सिंपलेस्ट लेते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स ले। कभी भी हम जटिल तरीके से नहीं लेते हैं, ओनली सिंपलेस्ट वाला प्लान लेते हैं। जो ये प्लान बनाई गई है वो सिंपलेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है अंदरूनी किनारे होते हैं, जो इंटरनल कॉर्नर होते हैं वो इसमें कम होते हैं और इसमें ज़्यादा होते हैं। तो जो क्षति होती है, भूकंप आती है तो इंटरनल वाले कॉर्नर पे ज़्यादा आती है। तो इसीलिए हम हमेशा सिंपलेस्ट का ही लेते हैं। तो ये हो गई शेप ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट लोड पाथ। इसकी हिंदी देख लेते हैं। जो इनडायरेक्ट लोड पाथ है, अप्रत्यक्ष भार पथ होता है। जब हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है, जो ऊंची इमारतें होती हैं, जब भूकंप उसमें उत्पन्न होते हैं, जब उसमें अर्थक्वेक आती है तो ऊपरी मंजिल से अर्थक्वेक का नीचे पृथ्वी तक जाना, कि वो उस जो बिल्डिंग है उसमें जो भूकंप उत्पन्न हुई है वो पुनः पृथ्वी में चली जाए, उस रास्ते में कुछ क्षति होती है। तो किस किस प्रकार की उस बिल्डिंग में क्षति होती है, तो इसकी कुछ पॉइंट है। पहला है सेटबैक। सेटबैक में ये होता है कि जो हमारी बिल्डिंगें बनी होती है उसके नीचे के जो होते हैं, जो नीचे का है उसका क्षेत्रफल कुछ अधिक बना दिया जाता है या बन गया होता है बिल्डिंग में। तो जो हमारी ऊपर से भूकंप जो लहरें उत्पन्न हुई है वो नीचे आती है पृथ्वी तक ऊर्ध्वाधर जाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी नीचे सेटबैक बना देते हैं तो उससे उसकी मिनिमम दूरी बढ़ जाती है। सो इसीलिए आप कभी सेटबैक नहीं बनाना चाहिए। जैसे ये बिल्डिंग है यहाँ तक और यहाँ तक इसके क्षेत्रफल नीचे बढ़ जाए तो ये आप सेटबैक नहीं देना चाहिए। उसके बाद है वीक एंड फ्लेक्सिबल स्टोरी। जो हमारी कमज़ोर और फ्लेक्सिबल भी होता है, नमन्य होती है, लचीला मंजिल होता है, वो कैसा होता है? तो ये आपकी होती है इस श्रेणी की जो इमारतें होती हैं
वो होते हैं जो इसके स्तंभ होते हैं, जो फ्लेक्सिबल एंड ये वीक एंड फ्लेक्सिबल है। इसमें ये होता है कि जो नीचे देखे होंगे मंजिलों की बहुत पहले एबैटमेंट बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? एबैटमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें नीचे का जो एरिया होता है वो खुला छोड़ दिया जाता था। क्या खुला छोड़ दिया जाता था? तो उसमें ये होती थी कि जो नीचे की चीज़ें हैं वो खुला रहने के कारण ज़्यादा भूकंप को वियर नहीं कर पाती थी और हमारी मंजिल है वो ढह जाती थी। जैसे ये बिल्डिंग है और नीचे एक केवल कॉलम पे ही बना दिए, या ये जो बिल्डिंग है इस पे यहाँ पे वॉल बनाए, फिर यहाँ पे वॉल बनाए और ये इतने बीच की स्पेस छोड़ दिए। तो इस प्रकार से आप नीचे ही विंडो टाइप में कुछ स्पेस छोड़ देते थे वॉल में। तो इसलिए ये आपकी वीक एंड फ्लेक्सिबल स्टोरी है। उसके बाद है स्लोपी ग्राउंड। स्लोपी ग्राउंड में ये होती है कि आपकी स्लोपी है और इस पर आप एक बिल्डिंग बना दिए, तो यहाँ की जो होगी और यहाँ होगी, जो यहाँ पे लगी होगी इस टाइप के शेप में, तो ये जो लंबी वाली है इस पे ज़्यादा लोड आएंगे। क्या लाएंगे? ज़्यादा फोर्स आएंगे। तो इसलिए इसे मजबूत बनानी पड़ेगी और इसे थोड़ा कमज़ोर बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि इसी स्ट्रेंथ का दोनों बन जाए और इससे अधिक आए तो ये तो सेफ रहे और ये टूट जाए, ये गिर जाए तो इसमें भी ये नाश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये स्लोपी ग्राउंड हो। उसके बाद है हैंगिंग आर फ्लोटिंग कॉलम। जो हैंगिंग या फ्लोटिंग कॉलम है ये क्या कह रहा है कि ये आपकी जो बीम है, सॉरी ये जो आपकी बिल्डिंग है, इसमें जो यहाँ पे प्लिंथ लेवल की जो बीम दी रहती है ये आपकी ओवर हैंगिंग हो। इस पे जो कॉलम बने हैं इसके ऊपर जो प्लिंथ लेवल की बीम हो वो बाहर निकली हो और इस पे बिल्डिंग ये बनी हो, तो ये आपकी हैंगिंग और फ्लोटिंग। उसके बाद बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर मेंबर। इसमें ये बात बोल रहा है जो स्ट्रक्चर की मेंबर बनी है वो डिसकंटिन्यूअस, कुछ पोर्शन आपकी लाइम कंक्रीट की बनी हो और कुछ पोर्शन आपकी सीमेंट कंक्रीट की बनी हो, तो हमारी होती है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। वो भी आपकी सेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो लाइम कंक्रीट की जो मेंबर बनी रहेगी उसकी वियर करने की अर्थक्वेक अलग होगी और जो सीमेंट कंक्रीट की बनी होगी उसके वियर करने की स्ट्रेंथ अलग होगी। अब बात करते हैं एडजेंसी ऑफ बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंगें सटी होती है, जो आपस में रहती है, जैसे ये है दो बिल्डिंग, जब आपकी भूकंप आई तो ये दोनों थोड़ा सा दोलन करेगी तो ऊपरी मंजिलें एक दूसरे से टकरा जाएगी, जिससे क्षति हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षति तो जब होगा जब आपकी एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग इससे थोड़ा छोटी हो, तो इस कंडीशन में इसके तुलना में ज़्यादा क्षति होगा। इसलिए जो बिल्डिंगें बनाते हैं एकदम पास पास नहीं बनाते हैं, इसके लिए कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। यही आपकी बोल रहा है एडजेंसी ऑफ बिल्डिंग। बात करते हैं बिल्डिंग सिमिलिसिटी। जो बिल्डिंग सिमिलिसिटी होती है वो हमारी कैसी रहनी चाहिए, इसकी जो हिंदी हम देख लेते हैं। बिल्डिंग सिमिलिसिटी, भवन सरलता कैसी होनी चाहिए, तो हमें पहले भी बताया कि ये सिंपलेस्ट होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट होना चाहिए, कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अब है नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्री ऑफ बिल्डिंग। जो है भवन की सममिति, इसकी हिंदी होती है भवन की सममिति। सेम कुछ ऐसे ही है। इसमें ये बोल रहा है कि जो इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो जेड एक्सिस होती है उस पर भवन क्या हो? सममिति हो, एक जैसे इसकी मूवमेंट हो, एक दूसरे के प्रतिबिंब हो। जैसे ये यहाँ पे है तो इसके इधर जितना पोर्शन हो उतना ही इधर पोर्शन हो। सेम वही कंडीशन है कि 3D फिगर में देखेंगे तो उतना ही इधर पोर्शन हो। ठीक है, तो ये हमारी होती है सिमेट्री ऑफ बिल्डिंग। इसमें एक और बात आती है कि देखिए ये जो दोनों है ना, ये तो जटिल है लेकिन आपस में सिमेट्रिकल है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें बीच में सेंटर ऑफ पॉइंट आएगा और यहाँ पे भी सेंटर, जो इसकी गुरुत्व केंद्र होगी वो बीच में ही होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो बीच में होगी। तो इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स है बट सिमेट्रिकल है, और ये सभी सिंपलेस्ट ही है बट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब बात करते हैं इरेगुलरिटी। जो इरेगुलरिटी होती है, जो अनियमितता होती है, वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्लान और हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटी। वो वर्टिकल इरेगुलरिटी जो प्लान और क्षैतिज अनियमितता होती है, और जो ऊर्ध्व अनियमितता होती है। इसमें हम कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट है टॉर्जन इरेगुलरिटी। जो हमारी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी और इसमें मटेरियल जो होंगे एक समान वितरित नहीं होंगे, जब भूकंप आएगा तो इसमें थोड़ा टॉर्जन उत्पन्न हो जाएगा। सेकंड है रीएंट्रेंट कॉर्नर। जो इसके कॉर्नर होते हैं, अंतः कॉर्नर होते हैं, वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में ये बोल रहा है। तो ये हमें रीएंट्रेंट कॉर्नर, जो आंतरिक जो
किनारे होती हैं जो उसे ढेर नहीं रखना, ज़्यादा नहीं रखना है। अब है डायफ्राम डिसकंटिन्यूटी। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है, इसमें अगर डोर लगवाना है या जो विंडो देनी है वो हमेशा बीच में देनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ दे दे, यहाँ दे दे और इस डोर को इधर दे दे, तो ये आपकी डायफ्राम डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और जो हमारी जब भूकंप आएगी तो उसमें ये बियर उतना नहीं से कर सकती जितना इस कंडीशन में करेगी जब मिडिल में रखेंगे तो ये डायफ्राम डिसकंटिन्यूटी। एक है आउट ऑफ प्लान ऑफसेट। बात ये करते हैं जैसे हमारी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे हमारी इसके नीचे की फाउंडेशन दे रखी है, नीचे की फाउंडेशन यहाँ पे ये बना रखे हैं, तो सेम ऐसे ही जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इतना मिटा दीजिए और इसे ऊपर करके इतना रफ करके और ऐसे खसका ऐसे निकला हो, बाहर की तरफ निकला हो, उसे हम आउट ऑफ प्लेन ऑफसेट कहते हैं। और एक है ऊर्ध्व अनियमितता। इसमें है स्टिफनेस इरेगुलरिटी, जो इसकी दृढ़ता है उसकी अनियमितता कैसी होनी चाहिए, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी बिल्डिंगें बनी होती हैं वो सेम दृढ़ता वाली बनी हो। ये नहीं आप कहीं स्टील लगा दे, कहीं कंक्रीट लगा दे, कहीं लाइम लगा दे, प्रत्येक फ्लोर पे अलग अलग मंजिलों का दृढ़ता अलग अलग कर दे, वैसी नहीं। जैसे क्वेश्चन का नाम है सेम वैसे ही इसकी डिफिनीशन है। जैसे यहाँ पे पॉइंट दे रखी है सेम वैसे इसकी डिफिनीशन भी दे रखी है। जैसे मास इरेगुलरिटी है, मास में वही बात, जितनी भी हमारी बिल्डिंग बनी हो वो समान मास की हो। ये नहीं कि आप सबसे ऊपर ज़्यादा हैवी लोड वाली बिल्डिंग बना दे या फ्लैट हैवी लोड वाली फ्लैट बना दे, मिडिल में थोड़ा कम और नीचे सबसे हैवी, तो फिर ये भी फेल हो सकती है। नीचे से ऊपर तक सेम मास वाली, सेम द्रव्यमान वाली बिल्डिंग बननी चाहिए प्रत्येक फ्लोर पे, ठीक है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटी। जो इसकी जियोमेट्रिकल हो वो सेम हो, ये नहीं कि फर्स्ट वाली जो फ्लोर है उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं और हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और हो, सेकंड फ्लोर के कुछ और हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ इरेगुलरिटी, जितनी स्ट्रेंथ फर्स्ट फ्लोर की हो उतनी सेकंड, उतनी थर्ड, उतनी फोर्थ। अब है जर्नल गाइडलाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। जो भूकंप रोधी भवन होती है उसकी सामान्य गाइडलाइन, उसकी सामान्य गाइडलाइन का हिंदी हुआ आपका सामान्य दिशा निर्देश। इसमें फर्स्ट है बिल्डिंग ऑन स्टीप स्लोप। जो हमारी बिल्डिंग जैसे इसे रफ करते हैं और देखते हैं क्या, जो हमारी बिल्डिंग है ऐसे आपकी स्लोप बनी है और इसमें हमें क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। तो ये नहीं जैसे यहाँ पे हमने बिल्डिंग एक खड़ा कर दी, ठीक, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप मृदा का भराव कर दे, ऐसी नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाइल लगाएंगे या आप यहाँ पे रफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, उससे बेस्ट होगा आप पाइल लगाएं और नीचे जब कठोर लेयर आ जाए उस हिसाब से आप बिल्डिंग बनाएं। तो ये आपकी हो गई बिल्डिंग ऑन स्टीप स्लोप। सेकेंड है इसका मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए जो फाउंडेशन की, वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्या है, जर्नल जो सॉइल है उसके लिए सामान्य सॉइल, अगर यही आपकी क्या कठोर सॉइल हो, हार्ड सॉइल हो, जो उसके नीचे की लेयर हार्ड हो, उसके लिए आप 15 टू 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अब बात करते हैं हैवी मास एट द टॉप। कभी भी जो बिल्डिंगें होती है उसके ऊपर हैवी मास नहीं लगाने चाहिए। कभी भी बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती है वो ऊपर नहीं बैठानी चाहिए बहुत बड़ी मंजिलों में। ऐसे तो ऊपर उसे बैठाते ही हैं क्योंकि उसकी जो प्रेशर होते हैं हाई करने के लिए, और बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उस पर बहुत भारी जो होती है, बहुत ज़्यादा वाटर वाली जो कैपेसिटी होती है उस टंकी को हम नहीं बैठाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये है वो उसमें टॉर्जन जनरेट कर देगा और हमारी जो है वो बिल्डिंगें गिर सकती है। ये यहाँ पे स्टेप छोड़े। फाउंडेशन इन लिक्विफिबियल सॉइल, जो हमारी द्रवीकरण सॉइल है जिसमें द्रव लगभग भरे होते हैं, उसमें कैसे फाउंडेशन बनाना चाहिए, तो उसमें इस प्रकार बनाना चाहिए जो उसकी नीचे की सॉइल है उस पर राफ्ट फाउंडेशन, उस पर नीचे पाइल फाउंडेशन और पाइल के ऊपर राफ्ट फाउंडेशन देना आपकी बिल्डिंग। तो ये हो गई। अब बात करते हैं फाउंडेशन फॉर आरसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। जो आरसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए कैसे आपको बनाने हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये है कि जो फाउंडेशन आरसी के लिए देते हैं तो इसमें भी हम लगभग पाइल का ही दे देते हैं। तो हम जितने पॉइंट समझाए हैं इसमें से आपको जैसे साइज ऑफ बिल्डिंग दी, 3 फिगर बनाए और इसके बारे में जितना डिस्क्राइब बोले वो बोल दिए। जैसे शेप ऑफ बिल्डिंग बोले तो कम्प्लेक्स और जटिल का फिगर बनाए और उतना आप बोल दिए। अगर इनडायरेक्ट लोड पाथ बोले तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट याद किए और जितना हम आपको बताए उतना बोल दिए। एडजेंसी ऑफ बिल्डिंग तो फिर ये फिगर बनाए, बिना फिगर का आप कुछ भी नहीं करिएगा, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट, अगर ज़्यादा इसके पिछले वाले अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर उसे देखिए, देन आप इसे देखिए और बेस्ट में समझ में आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।